हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 342। और आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। देखिए, एमनियोसेंटेसिस शुरू करने से पहले कुछ एमनियोसेंटेसिस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या होगा कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस एम्ब्रियो के बाहर की तरफ, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, तो उस एम्ब्रियो के बाहर की तरफ कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, उन मेम्ब्रेन्स को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। बिकॉज ये मेम्ब्रेन्स समझने के बाद ही आपको एग्जैक्ट एमनियोसेंटेसिस समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में ये देखो सबसे बीच में जो है यहाँ पर ये एम्ब्रियो है, दिस इज द एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो के चारों तरफ आपको एक लेयर दिख रही होगी, ये जो ब्लू कलर में शो कर रखी है ये लेयर देखो, इस लेयर का नाम है एमनियन। ये एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, प्रॉपर एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या है, एमनियन। इस एमनियन के अंदर का जो खाली स्पेस होता है उसको कहा जाता है एमनियोटिक कैविटी, यानी ये वाला जो है कैविटी, दिस इज एमनियोटिक कैविटी। इस एमनियोटिक कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक कैविटी में एक फ्लूइड होता है जिसको कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियन के अलावा एक एम्ब्रियो के चारों तरफ कोरियन, एलेंटॉइस और योक सैक, ये 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स और होती है। यानी इन टोटल 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और योक सैक। और इस एमनियन के अंदर और एम्ब्रियो और एमनियन के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है उसके अंदर के फ्लूइड को कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। मैं यहाँ पर आपको एक निमोनिक भी बता देता हूँ जिससे आप इन 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का नाम याद कर सकें। उस निमोनिक का नाम है काया। आपको याद क्या करना है, काया, CAYA। काया, C मीन्स कोरियन, A मीन्स एमनियन, Y मीन्स योक सैक और A मीन्स एलेंटॉइस। तो इस काया से आप इन 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को याद कर सकते हैं। तो ये बात तो इनको याद करने की रही। हम फिलहाल किस पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे इस एमनियोटिक फ्लूइड पे। देखो, अब एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस को अच्छे से समझना। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे और क्यों निकालेंगे वो समझें। सबसे पहले हम लोग एक सोनोग्राफी यूज़ करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी। ये एक ट्रांसड्यूसर समझ लो आप इसको, ये अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए यूज़ होता है। इस ट्रांसड्यूसर की हेल्प से हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करके ये फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्ट फीटस कहाँ पर प्रेजेंट है और किस पोजीशन पे जो है मुझे नीडल इंसर्ट करनी है ताकि मैं उस नीडल के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड निकाल सकूँ। तो सबसे पहले ट्रांसड्यूसर की हेल्प से मैंने लोकेशन पता की, उसके बाद एक नीडल लूँगा मैं और इस नीडल को सीधा इंसर्ट करूँगा कहाँ पर, एमनियोटिक फ्लूइड में। तो आप देखो यहाँ पर ये नीडल कहाँ पे इंसर्ट हुई है, यहाँ एमनियोटिक फ्लूइड में। अब इस नीडल से एस्पायरेट करेंगे हम लोग और इस एस्पायरेशन की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ आ जाएगा, इस सिरिंज के अंदर। एस्पायरेट करना मतलब क्या हो गया कि जैसे सिरिंज लिया, किसी लिक्विड में डाल के जब हम उसको खींचते हैं पीछे की तरफ, विड्रॉ करते हैं, तो वो फ्लूइड सिरिंज में आ जाता है। तो कुछ इसी तरह से इस एमनियोटिक फ्लूइड को भी मैं इस सिरिंज की हेल्प से बाहर निकाल लूँगा और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने में मेरी हेल्प करेगा अल्ट्रासोनोग्राफी। सेंटेसिस, ये जो वर्ड होता है ये आपने बहुत जगह पढ़ा रहेगा। जब भी सेंटेसिस एक सफिक्स की तरह यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है कि किसी बॉडी कैविटी में पंचर करके उसके कंटेंट को एस्पायरेट करना, यानी बाहर निकालने को सेंटेसिस कहा जाता है। तो बिकॉज इस केस में हम एमनियोटिक फ्लूइड का सेंटेसिस कर रहे हैं इसलिए इस प्रोसेस का नाम है एमनियोसेंटेसिस। यहाँ देखो इस पिक्चर में आपको और शॉर्ट दिखा रखा है कि ये जो कंप्लीट जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ पर आप देखो ये एमनियोटिक फ्लूइड है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में इस तरह से सिरिंज इंसर्ट करके हम यहाँ से ये फ्लूइड जो है वो विड्रॉ करने वाला है। ये देखो यहाँ पर हमने नीडल कहाँ इंसर्ट कर दी, एमनियोटिक कैविटी में जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड है, और अब इस नीडल की हेल्प से मैं इसको विड्रॉ कर लूँगा। तो दिस इज एमनियोसेंटेसिस। तो डिफाइन कैसे करेंगे कि दिस इज ट्रांस एब्डोमिनल एस्पायरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम एमनियोटिक सैक ऑफ फिटस। ट्रांस एब्डोमिनल का मतलब क्या हो गया, ट्रांस का मतलब होता है थ्रू, तो ट्रांस एब्डोमिनल मतलब क्या हो गया कि एब्डोमन के थ्रू। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है अपने को पिक्चर में कि ये अपना एब्डोमन वाला पार्ट, और इस एब्डोमन के थ्रू हम नीडल इंसर्ट करके एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट करेंगे। तो एमनियोसेंटेसिस।
अब इस एमनियोटिक फ्लूइड में अगर हम देखें कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले इसमें प्रेजेंट है फीटस के एक्सफोलिएटेड सेल्स। देखो अभी जो फीटस है, इस फीटस के जो सेल्स होंगे, जैसे स्किन के भी सेल्स होंगे, तो वो एक्सफोलिएट होकर निकल कर वहाँ से उस फ्लूइड में प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा फीटल यूरिन, जो फीटस यूरिन पास कर रहा है, वो भी यहीं पे प्रेजेंट होगी। और उसके अलावा जो लंग के सीक्रेशन से, फीटस के जो लंग्स हैं, उस लंग्स के सीक्रेशन भी इस एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। कब किया जाता है एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस किया जाता है प्रेगनेंसी के 15th या 20th वीक में, यानी कि बहुत क्लियर है कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही हम लोग एमनियोसेंटेसिस करते हैं। अब एमनियोसेंटेसिस क्यों करना है ये समझना ज़रूरी है। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है और कैसे किया जाता है, अब हम ये देखेंगे कि एमनियोसेंटेसिस क्यों किया जा रहा है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है डायग्नोसिस और दूसरा हो सकता है थेरेप्यूटिक। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या हो गया कि हम लोग किसी डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए, डायग्नोसिस करना मतलब होता है किसी डिजीज़ के बारे में पता करना। तो एमनियोसेंटेसिस के डायग्नोस्टिक यूज़ हैं कि हम लोग डिजीज़ के बारे में पता करते हैं, और थेरेप्यूटिक का मतलब क्या हो गया, ट्रीटमेंट, यानी किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए। पहले मैं डायग्नोस्टिक की बात कर लेता हूँ। तो एमनियोसेंटेसिस के हेल्प से हम लोग उस फीटस के अंदर प्रेजेंट किसी भी तरह की जेनेटिक डिजीज़ या जेनेटिक डिसऑर्डर को स्टडी कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस भी ऐसे हैं जिनकी स्टडी हम एमनियोटिक फ्लूइड के कंटेंट की हेल्प से कर सकते हैं। अब ऐसे इन्फेक्शंस में बेसिकली हम देखेंगे साइटोमेगेलोवायरस यानी CMV और टॉक्सोप्लाज्मा। तो ये दो इन्फेक्शंस आपको याद रखने हैं कि एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से कुछ इन्फेक्शंस का भी पता किया जा सकता है, जैसे CMV और टॉक्सोप्लाज्मा। और अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में आप देखें हाइड्रोएमनियोज और पॉलीहाइड्रोएमनियोज नाम की एक कंडीशन होती है। क्या मतलब होता है इसका? देखो हाइड्रोएमनियोज का मतलब क्या हो गया कि एमनियोज यानी एमनियोटिक फ्लूइड, और हाइड्रा मतलब वाटर, और पॉली मतलब ज़्यादा। ये मतलब दोनों का सेम ही है, ये दोनों एक ही डिजीज़ का नाम है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है एमनियोटिक सैक में, तो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीहाइड्रोएमनियोज। तो जब इस एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड को हम एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से ड्रेन आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो ये इस केस में एमनियोसेंटेसिस एक ट्रीटमेंट की तरह यूज़ होगा। और डायग्नोस्टिक कब? जब आपको कुछ जेनेटिक डिजीज़ और कुछ इन्फेक्शंस के बारे में पता करना हो। मेन हम लोग एमनियोसेंटेसिस करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के लिए। अब एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से हम लोग कैसे उस डेवलपिंग फीटस के जेनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं कि किसी तरह का कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा कैसे किया जाता है कि उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो फीटल सेल्स प्रेजेंट है, उन फीटल सेल्स में से DNA निकाला जाता है, और बाद में उस DNA और उनके अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम्स का एनालिसिस किया जाता है। आप सबने कैरियोटाइप के बारे में तो पढ़ा ही होगा। कैरियोटाइप बेसिकली क्या होता है कि कैरियोटाइप में हम लोग जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स को प्रॉपर जो है एक ऑर्डर में प्लेस करते हैं। ये एग्जैक्ट आपके सामने पिक्चर है कैरियोटाइप की। इस कैरियोटाइप में आपको एग्जैक्ट पेयर दिख जाएगा। देखो ये पहले क्रोमोसोम का पेयर, यानी ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, इस तरह से टोटल 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम सबसे लास्ट में प्लेस करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स को। तो दिस इज कैरियोटाइप। आप हमेशा ध्यान रखें कि हमने जब हम कहते हैं ना कि ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, ये क्रोमोसोम नंबर 6 है, तो आप किस बेस पे उसकी नंबरिंग करते हो? तो उसका जो मेन बेस है वो है उसका साइज़। हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी 44 ऑटोसोम्स हैं, उन 44 ऑटोसोम्स को साइज़ के हिसाब से प्लेस कर देते हैं। जो सबसे बड़े होंगे वो फर्स्ट पेयर, फिर उससे छोटा सेकंड पेयर, उससे भी छोटा थर्ड पेयर, यानी सबसे छोटा ऑटोसोम कौन सा होगा? 22nd पेयर, जो कि इस पिक्चर में आपको बहुत क्लियर दिख रहा है। ऐसे ही तो हम क्रोमोसोम्स की नंबरिंग करते हैं। बाकी उसके अलावा क्या पैटर्न है? साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स को हम सबसे लास्ट में रखेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ दी साइज़। यहाँ इस पिक्चर में देखो कि सेक्स क्रोमोसोम बड़ा है 22nd वाले ऑटोसोम से, लेकिन फिर भी इसको सबसे एंड में रखा गया। क्यों? क्योंकि पहले जितने भी ऑटोसोम्स हैं उनको साइज़ के हिसाब से अरेंज कर दें, ऑर्डर कर दें, और सबसे लास्ट में रखेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स को। अब आपके सामने ये एक कैरियोटाइप में शो कर रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, एक फीटल सेल्स लिए, DNA निकाला और उनके क्रोमोसोम्स को कुछ इस तरह से प्लेस किया।
अब आपको इस कैरियोटाइप को देखकर एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई होगी। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आप मेरी माने तो इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और इस कैरियोटाइप की अच्छे से स्टडी करें और खुद जानने की कोशिश करें कि मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। इस कैरियोटाइप में जब हमने अच्छे से देखा तो मुझे पता चला कि जो 21st क्रोमोसोम का पेयर है उसमें 2 की जगह 3 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। जनरली एक पेयर में कितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं? 2। आप सब पेयर उठा के देख ले, आपको सब में 2-2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिलेंगे, लेकिन इस केस में 21st पेयर में 2 की जगह 3 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। और हम सबको पता है कि डाउन सिंड्रोम वो कंडीशन है जिसमें 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज रहती है। जनरली 2 रहती है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपी रहती है। तो क्लियर ये एक डाउन सिंड्रोम पेशेंट का कैरियोटाइप है। और डाउन सिंड्रोम हम पहले से ही एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से पता कर सकते हैं। तो कैरियोटाइप क्रोमोसोम्स को पेयर अप करना और ऑर्डर के हिसाब से उसको अरेंज करने को हम कैरियोटाइप कहते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हम एमनियोसेंटेसिस से डीएनए और क्रोमोसोम्स की स्टडी करके जेनेटिक डिजीज का पहले से पता लगा सकते हैं। तो जो एमनियोसेंटेसिस डायग्नोसिस करता है किसका? प्रीनेटल जेनेटिकल डिजीज़ का, मतलब जेनेटिकल डिजीज़ का पता करता है प्रीनेटल स्टेज में। प्रीनेटल का मतलब क्या होता है? प्रीनेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ। ये वर्ड ध्यान रखना है आप, बिफोर बर्थ। और आफ्टर बर्थ को आप कहोगे पोस्ट नेटल फेज, यानी बर्थ के बाद का फेज। तो जितनी भी जेनेटिकल डिजीज़ है जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब डिजीज़ आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। मैंने 3 ही नाम इसलिए लिखे बिकॉज ये वो नाम है जो आप जनरली इस लेवल पे स्टडी करते हो, मतलब जो जनरली आपने सुना हुआ है, इसलिए मैंने यही 3 नाम रखे। बाकी आप मैक्सिमम जेनेटिकल डिजीज़ की स्टडी एमनियोसेंटेसिस से कर सकते हो। और इसके अलावा जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया, ठीक है, तो इन सब को हम लोग एमनियोसेंटेसिस से स्टडी कर सकते हैं। PKU का मतलब होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया। जैसे आपने एल्बिनिज्म के बारे में सुना रहेगा, तो एल्बिनिज्म भी एक मेटाबॉलिक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। तो इन सब की स्टडी की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ एमनियोसेंटेसिस। अब एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है और जिस पे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि एमनियोसेंटेसिस इंडिया में बैन क्यों किया गया है, उसका भी मैं रीज़न आपको समझाता हूँ। इनफैक्ट आप ये 2 कैरियोटाइप है आपके सामने, हमने क्या किया, एमनियोसेंटेसिस करके ये 2 कैरियोटाइप तैयार किए। इस कैरियोटाइप को देखकर आप एक चीज़ बहुत अच्छे से बता सकते हो। क्या बता सकते हो? कि मैंने बोला सारे ऑटोसोम्स पहले अरेंज होंगे और सेक्स क्रोमोसोम लास्ट में। यहाँ देखो आप, सेक्स क्रोमोसोम्स को हमने सबसे लास्ट में अरेंज किया है और इन सेक्स क्रोमोसोम को देखते ही आप बता पा रहे हो कि सर ये XX है और ये XY है, यानी कि सर ये जो फीटस जिसका एमनियोसेंटेसिस हुआ है वो एक मेल फीटस है और ये एक फीमेल फीटस है। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई। अगर प्रीनेटल स्टेज पे यानी बर्थ से पहले ही ये पता चल जाए कि फीटस मेल है या फीमेल है, तो यहीं पे आकर यहाँ परेशानी हो गई कि फीमेल फिटिसाइड्स की रेट्स काफ़ी बढ़ने लगी। यानी जब पता चलने लगा कि जो गर्भ है, जो फीटस है वो फीमेल है, तो आप सबको पता है कि किस तरह से फीमेल फिटिसाइड्स यानी कि जो गर्भ के स्टेज में ही, प्रेगनेंसी में ही फीमेल फिटिस को मार दिया जाता है। तो उन केसेस बहुत बढ़ने की वजह से इस एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज़ होने लगा, जिसकी वजह से बाद में जो है इसको बैन कर दिया गया। 1994 में एक लॉ पास हुआ था जिसके हिसाब से इंडिया में एमनियोसेंटेसिस को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन कर दिया गया। तो आई होप आपको रीज़न क्लियर हो गया होगा कि एमनियोसेंटेसिस को बैन क्यों किया गया। तो बस थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ के। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।